Hello everyone, this is Dhananjay Singh. Welcome to Arts Study Made Easy. As you know that we have started history series of class 7th. This is the 7th lecture of chapter 9, that is the making of regional cultures. इससे पहले इस चैप्टर में हम लोगों ने 6 लेक्चर कर रखा है। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पिछले 6 लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था द ट्रेडिशन ऑफ मिनिएचर, मिनिएचर के परंपरा का कैसे शुरुआत हुआ, मिनिएचर पेंटिंग का स्टार्टिंग कैसे हुआ, इवोल्यूशन कैसे हुआ, मिनिएचर पेंटिंग के संरक्षक कौन कौन से थे, उनका जैसे स्कूल जो डेवलप हुआ वो कैसे डेवलप हुआ, वो सबको हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है अ क्लोजर लुक बंगाल, द ग्रोथ ऑफ अ रीजनल लैंग्वेज। तो हम लोग बंगाल के बारे में देखेंगे और उसमें जो है आज हम लोगों का मेनली फोकस होगा ग्रोथ ऑफ अ रीजनल लैंग्वेज, यानी कि बंगाल का जो रीजनल लैंग्वेज है बंगाली, उस पर हम लोगों का आज फोकस होगा। तो जैसे हम लोगों को क्या लगता है कि जैसे महाराष्ट्र के लोग मराठी बोलते हैं तो हम लोगों को लगता है कि शुरू से ही वो वहीं बोलते आए होंगे, तो ऐसा बात नहीं है। हाउएवर इंटरेस्टिंग बात यह है कि बंगाल को अभी ऐसा माना जाता है कि बंगाल संस्कृत भाषा से डिराइव किया गया है, लेकिन संस्कृत के जो टेक्स्ट हैं मिड फर्स्ट मिलेनियम बीसी के, यानी कि जब बीसी यानी कि जब एडी से पहले, जस्ट पहले वाला बात हो रहा है, फर्स्ट मिलेनियम बीसी का, तो उस ज़माने के जो संस्कृत के टेक्स्ट हैं यानी कि जो किताब वगैरह लिखे गए हैं, तो उसमें ऐसा बताया गया है कि बंगाल के लोग को संस्कृत बोलने नहीं आता था, यानी कि संस्कृत जब उनको आता ही नहीं था तो बंगाली संस्कृत से निकला कैसे, ये इंटरेस्टिंग होगा, तो उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो 4th सेंचुरी बीसीई में, ध्यान से देखिएगा, 4th सेंचुरी बीसीई में कमर्शियल टाइज इस्टेब्लिश हुआ बंगाल और मगध यानी कि अभी जो साउथ बिहार का पोर्शन है उसके बीच में कमर्शियल टाइज इस्टेब्लिश हुआ, यानी कि व्यापार जो है वो शुरू हुआ। यहाँ का सामान वहाँ जाता होगा, वहाँ का सामान यहाँ आता होगा, तो जब व्यापार शुरू होगा तो लोग भी यहाँ के वहाँ जाएंगे, वहाँ के लोग यहाँ आएंगे व्यापार करने के लिए। तो इस तरह से जो है ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ संस्कृत को देखा गया, यानी कि संस्कृत का इन्फ्लुएंस जो है वो साउथ बिहार वाले पोर्शन में था, मगध में था। तो जब कमर्शियल टाइज इस्टेब्लिश हुआ तो संस्कृत का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे वहाँ तक पहुँच गया। ये 4th 3rd सेंचुरी बीसीई का बात है। उसके बाद हम लोग आते हैं सीधा एडी 4th सेंचुरी में, जब गुप्ता रूलर्स का राज चल रहा था, यानी कि उससे लगभग 400 साल पहले। और एडी के मतलब जो एडी जहाँ पे जीरो माना जाता है, जिस दिन जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था, ठीक है, 1 जनवरी 00 को, तो उससे 400 साल पहले के लगभग और 400 साल बाद गुप्ता, यानी कि 800 साल बाद देखा जाता है जब गुप्ता का राज आता है, तो पॉलिटिकल कंट्रोल जो है नॉर्थ बंगाल पे बढ़ जाता है। यानी कि गुप्ता जो है अपना साम्राज्य बढ़ाते हैं तो उसमें नॉर्थ बंगाल को भी शामिल करते हैं। अब जो है वहाँ पे ब्रह्मस जा करके सेटल होने लगते हैं या गुप्ता लोग सेटल करवाते हैं। तो 10 इस प्रकार जो है लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस फ्रॉम मिड गंगा वैली बिकेम स्ट्रोंगर। तो यहाँ का जो लिंग्विस्टिक यानी कि जो बोल चाल का था और कल्चर का, दोनों का इन्फ्लुएंस जो है मिड गंगा वैली का स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गया, यानी कि वहाँ तक यहाँ का इन्फ्लुएंस पहुँचने लगा। सिंपल सी बात है, जब लोग जाएंगे तो अपने साथ कल्चर, भाषा, ड्रेस वगैरह सब कुछ, अपना जो भी कल्चर का पार्ट होता है सब दूसरे जगह जाते हैं तो लेके जाते हैं, वहाँ पे जाके वहाँ का कल्चर कुछ एडॉप्ट कर लेते हैं, कुछ अपना उसमें मिला देते हैं, तो इस तरह से मिक्स्ड कल्चर जो है आगे डेवलप होने लगता है। 7th सेंचुरी में चाइनीज ट्रेवलर जुआन जांग ऐसा ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि अपनी किसी किताब में लिखे होंगे कि लैंग्वेजेस रिलेटेड टू संस्कृत वेयर इन यूज ऑल ओवर बंगाल, यानी कि संस्कृत से रिलेटेड लैंग्वेज का बंगाल में जो है पूरी तरह से प्रसार हो रहा था। ठीक है, तो हम लोग बीसी, मिड मिलेनियम बीसी का जो है कुछ संस्कृत टेक्स्ट देखते हैं तो उसमें लोगों को संस्कृत बोलने नहीं आता था बंगाल में, लेकिन वहीं जब हम लोग 7th सेंचुरी के आसपास का देखते हैं, 7th सेंचुरी एडी जुआंग जांग के टेक्स्ट में, तो उसमें लिखा हुआ है कि अब बंगाल के लोग जो है संस्कृत से रिलेटेड लैंग्वेज में जो है बोलचाल का भाषा में उसको देखा जाने लगा। ठीक है, ये एक पिक्चर है, अ पिक्चर फ्रॉम अ पाम लीफ मनुस्क्रिप्ट ऑफ अर्लीस्ट बंगाली रामायण, बंगाली रामायण का एक पिक्चर आप देख सकते हैं इसको। तो 8th सेंचुरी में आप आते हैं हम लोग, तो 8th सेंचुरी में जो है बंगाल रीजनल किंगडम बन गया पालाज का। चैप्टर 2 में हम लोग पाला के बारे में देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, आप हर चैप्टर को एक्सेस कर सकते हैं वहाँ से जा करके। फिर 14th और 16th सेंचुरी में देखा गया कि बंगाल को सुल्तानों के द्वारा रूल किया गया, और वो जो सुल्तान थे वो दिल्ली सुल्तान वाले नहीं थे,
14th-16th सेंचुरी में दिल्ली से जो सुल्तान लोग राज करते थे तो उनका साम्राज्य कमज़ोर हो गया, तो उनके पकड़ से बाहर चला गया था बंगाल, और बंगाल के जो रूलर थे वो इंडिपेंडेंट थे, उनका दिल्ली से लेना देना नहीं था। ये एक फैक्टर हो गया। इसके आगे वाला फैक्टर देखते हैं। 1586 में अकबर ने बंगाल को जीत लिया था और बंगाल को बना दिया न्यूक्लियस ऑफ द बंगाल सूबे, यानी कि पूरे बंगाल प्रांत में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन बना दिया गया उसको। बंगाल प्रांत काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, ठीक है। बंगाल का मतलब अभी का जो बांग्लादेश है, बिहार है, उड़ीसा, झारखंड, ये सब जो है उस टाइम बंगाल के अंदर ही आता था। तो बंगाल जो मेन बंगाल है ना अभी, उसको जो है न्यूक्लियस बना दिया गया, यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन बना दिया गया। वहीं से एडमिनिस्ट्रेशन होता था, यानी कि पूरे जो साम्राज्य था, पूरा राज्य था जो बंगाल का प्रांत था, उसको प्रशासनिक दृष्टि से वहाँ से चलाया जाता था। तो पर्शियन जो लैंग्वेज था ना, वो एडमिनिस्ट्रेशन का लैंग्वेज था, लेकिन इसी समय जो है बंगाली जो है रीजनल लैंग्वेज के रूप में डेवलप करना शुरू हो गया अकबर के टाइम में। रीजनल लैंग्वेज यानी कि वहाँ का लोकल, उस क्षेत्र का भाषा के रूप में बंगाली का डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। तो यह एक इवोल्यूशन का फेज है, एक दिन में नहीं हुआ। ये हम लोग जो है बीसी के पीरियड से स्टार्ट हुआ था, धीरे धीरे करके जो है एडी के पीरियड में आते आते हम लोग देख रहे हैं 1586 तक जो है वहाँ पे रीजनल लैंग्वेज के रूप में बंगाली डेवलप हो गया। इनफैक्ट 15th century the Bengali group of dialects came to be united by a common literary language based on a spoken language of the western part of the region now known as West Bengal। तो जो बंगाली ग्रुप यानी कि बंगाली जो भाषा बोलने वाले लोग थे, अब वो लोग यूनाइट होने लगे, उनका एक अपना कॉमन लिटरेरी लैंग्वेज के रूप में बंगाली डेवलप होने लगा। यानी कि जो लोग बंगाली बोलते थे अब वो लोग जो है एक जैसा, मतलब सब लोग बोलने लगे, किसी का कुछ और था, किसी का कुछ और था, डिफरेंस जो था वो अब खत्म होने लगा। अब एक प्रॉपर बंगाली जो है अपना फॉर्म लेने लगा, और आज का जो बंगाल, वेस्ट बंगाल जिसको हम लोग बोलते हैं, जो राज्य है भारत का, तो वहाँ पे जो है प्रॉपरली बंगाल को, बंगाली लैंग्वेज को बोला जाने लगा। तो बंगाली थोड़ा बहुत मतलब बोलने में गड़बड़ हो सकता है। दस although Bengali is derived from Sanskrit, it passed through several stages of evolution। हालांकि बंगाली भाषा को संस्कृत से ही डिराइव किया गया, लेकिन इसमें इवोल्यूशन बहुत सारा हुआ, चेंजेज हुआ। जैसे आज हम लोग मानव हैं तो चेंज हो करके मानव बने। पहले क्या थे? जानवर थे, तो जानवर से इवोल्यूशन हुआ, आज हम लोग मानव बने। तो वैसे ही लैंग्वेज में भी हुआ था, पहले वो संस्कृत से डिराइव किया गया था तो संस्कृत टाइप का ही लगता था, लेकिन उसमें और भी बहुत सारी चीज़ ऐड होते चले गए और बाद में उसका अपना एक अलग फॉर्म ही हो गया। वाइड रेंज ऑफ नॉन संस्कृतिक वर्ड डिराइव फ्रॉम वेराइटी ऑफ सोर्सेस इंक्लूडेड ट्राइबल लैंग्वेज, पर्शियन, यूरोपियन लैंग्वेज हैव बिकेम पार्ट ऑफ मॉडर्न बंगाली। तो आज जो हम लोग बंगाली देखते हैं तो उसमें बहुत सारे ट्राइबल लैंग्वेजेज, पर्शियन, यूरोपियन लैंग्वेजेज, ये सब भी उसमें घुसे हुए हैं। ये सब मिल करके आज का जो बंगाली भाषा है वो बनाए हुए हैं। अर्ली बंगाली लिटरेचर यानी कि पुराने ज़माने के जो बंगाली साहित्य हैं, जो किताबें हैं, उनको हम लोग दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक जो इंडेप्टेड टू संस्कृत है, यानी कि संस्कृत से लिया गया है, और दूसरा जो इंडिपेंडेंट है, जिसका संस्कृत से ज़्यादा लेना देना नहीं है। तो पहले वाले कैटेगरी में कौन सा आता है? तो जो ट्रांसलेशन होते थे उस टाइम, जो संस्कृत के एपिक्स थे, जो महाकाव्य थे संस्कृत में लिखे हुए, उनका ट्रांसलेशन किया गया था। मंगल काव्य यानी कि जो लिटरली ऑस्पिशियस पोएम थे डीलिंग विथ लोकल डिटीज, वहाँ के जो लोकल गॉड थे उनके बारे में काफ़ी मतलब अच्छी अच्छी जो कविताएं थी, मंगल काव्य जिसको बोलते हैं, वो सब भक्ति लिटरेचर। इसके अलावा जो बायोग्राफी थे चैतन्य देवा के, वो भक्ति लिटरेचर का पार्ट था। लीडर ऑफ वैष्णव भक्ति मूवमेंट, तो इन सब चीज़ों का जो ट्रांसलेशन हुआ था बंगाली में, तो उसको हम लोग पहले कैटेगरी में डालते हैं, जो कि वन इंडेप्टेड टू संस्कृत है, यानी कि ये सब डायरेक्टली संस्कृत से लिया गया है, संस्कृत से कर्ज टाइप का लिया गया है। और दूसरा जो इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट कैटेगरी में आता है नाथ लिटरेचर, जैसे कि मायामती, गोपी चंद्रा का जो जो कहानी है उसको गाने के फॉर्म में, स्टोरीज कंसर्निंग द वर्शिप ऑफ धर्म ठाकुर एंड फेयरी टेल्स, फोक टेल्स, बलाड्स। तो ये जो छोटी छोटी कविताएं थी, जादुई कहानियाँ थी, वहाँ का लोकल जो कहानी वगैरह था, तो इन सब को जो बंगाली में लिखा गया, तो ये सेकेंड कैटेगरी में आता है, सेकेंड कैटेगरी का लिटरेचर है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे, मायामती, गोपी चंद्र क्या है और धर्म ठाकुर। तो जो नाथ वेयर एस्केटिक्स हु
इंगेज्ड इन अ वेराइटी ऑफ योगिक प्रैक्टिसेस। तो जो डिवोशनल पार्ट टू डिवाइन है उसमें हम लोग नाथ, सिद्धाज और योगीज के बारे में पढ़े थे। तो उसी में जो नाथ थे वो एक तरह से साधु संत ही थे जो योगिक प्रैक्टिस करते थे, यानी कि आज जो योगा का जो फॉर्म है तो उसी टाइम से योगी वाला जो प्रैक्टिस होता था, योग करना, उसके बाद मतलब एक तरह से समाज से थोड़ा अलग रहना, अपना पूजा पाठ ध्यान करना, सिंगल रहना, ये सब बहुत सारा चीज़ था जो योगिक प्रैक्टिस के अंदर ही आता होगा। तो उन सब को जो है कंक्लूड किया जाता था नाथ्स के प्रैक्टिस में। दिस पार्टिकुलर सॉन्ग विच वॉज ऑफन इनेक्टेड डिस्क्राइब्ड, ये जो पार्टिकुलर सॉन्ग का हम लोग बात कर रहे हैं तो उसमें ये डिस्क्राइब किया गया कैसे मायामती एक रानी जो थी वो अपने बेटे गोपी चंद्र को इनकरेज करती है टू एडॉप्ट द पाथ ऑफ एस्केटिज्म इन फेस ऑफ अ वैरायटी ऑफ ऑब्स्टेकल्स। तो जिंदगी में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है, कोई एक रानी का बेटा साधु संत बनने जाएगा तो उसके मतलब रास्ते में बहुत सारी कठिनाई आएगी। कोई नहीं चाहेगा उसके राज्य का या फैमिली का कि वो क्या बने, एक साधु संत बन जाए। तो मायामती जो है अपने बेटे गोपी चंद्र को जो है इनकरेज करती है काफ़ी ज़्यादा एस्केटिज्म के तरफ जाने का, एक साधु संतों वाली जीवन की तरफ जाने का। धर्म ठाकुर कौन है? तो धर्म ठाकुर एक पॉपुलर रीजनल डिटी है, यानी कि वहाँ के लोकल देवी देवता हैं जिनको पूजा किया जाता है स्टोन या पीस ऑफ वुड के फॉर्म में, यानी कि एक पत्थर है जिनको बोला जाता है कि हाँ ये धर्म ठाकुर है, या एक लकड़ी का टुकड़ा है उसको मतलब मान लिया जाता है कि ये धर्म ठाकुर है और उसका पूजा किया जाता है। लोकल है, ये लोकल डिटी है। The texts belonging to first category are easier to date as several manuscripts have been found indicating that they were composed between the late 15th and mid 18th century। तो जो पहले कैटेगरी जो संस्कृत से लिया हुआ जो चीज़ें हैं, ठीक है, तो उसको डेट करना आसान है, यानी कि उसका जो दिनांक वगैरह है उसको निर्धारित करना, तिथि निर्धारित करना काफ़ी आसान है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे ऐसे मनुस्क्रिप्ट हैं जो हम लोग को इंडिकेट करता है कि ये 15th और मिड 18th सेंचुरी यानी कि 15वीं से लेकर के और 18वीं शताब्दी के मध्य तक इसी के बीच में जो है इनको लिखा गया है। लेकिन जो सेकेंड कैटेगरी के हैं उनको डेट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। क्यों? सेकेंड कैटेगरी वाले जो टेक्स्ट हैं वो ओरली सर्कुलेट हुए हैं एंड कैन नॉट बी प्रिसाइजली डेटेड, यानी कि वहीं दादा कोई कहानी है, फोक टेल्स है, तो अपने पोता को सुनाया, फिर वो अपने मतलब अगले जनरेशन को, तो इस तरह से ओरली पास होते चला गया। तो ओरली जो चीज़ पास होगा उसको डेट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एंड दे वेयर पार्टिकुलरली पॉपुलर इन ईस्टर्न बंगाल वेयर द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्राह्मण्स वेयर रिलेटिवली वीक। और ये जो सेकेंड कैटेगरी वाले थे ये ईस्टर्न बंगाल में काफ़ी ज़्यादा फेमस थे और यहाँ पे जो है ब्राह्मणों का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा कम हुआ करता था। तो ये सब कारण थे जिसके कारण जो है टेक्स्टों को कैटेगराइज किया गया। एक को डेट करना आसान था, यानी कि उसका तिथि का निर्धारण हाँ हो सकता है ये इस पीरियड का है, लेकिन दूसरे का पीरियड निर्धारित करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।